इमेजिन कीजिए आप रोलर कोस्टर पे बैठे हो, तो जब भी रोलर कोस्टर ऊपर जाता है बहुत मजा आता है, ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन एक मिनी सेकेंड आपके मन में ख्याल आता है जब ये ड्रॉप होगा तभी कितना डर लग सकता है, ये ख्याल आपके मन में आता है। और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन आज के इक्विटी मार्केट्स में है। इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ी बुल रन में है फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स, और लास्ट 4 साल तो बहुत जबरदस्त हुए हैं। इवन लास्ट एक महीना भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 15% निफ्टी ऊपर चला गया है। सो इन्वेस्टर्स को बहुत मजा आ रहा है। लेकिन जब ये नीचे गिरेगा तभी क्या होगा, ये भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में है। सो आज के वीडियो में दोनों साइड ऑफ द कॉइन के बारे में बात करें, द बुलिश आउटलुक एंड द बेरिश आउटलुक। बुलिश आउटलुक में मैं आपको ऐसे 9 रीजंस देने वाला हूं जिससे मुझे ऐसे लगता है ये जो बुल रन है इट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द बिग बुल रन इन इंडियन मार्केट। बेरिश व्यू में मैं आपको बताने वाला हूं क्या आपको कॉशन रखनी चाहिए, कौन से वरीसम पॉइंट है इंडियन इक्विटी मार्केट्स। एंड ऑफ दिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे जब भी टाइम्स होते हैं, बुल रन चालू होती है, पीक पे मार्केट होता है, वो टाइम पे ऐसी मार्केट डायनामिक्स को कैसे हैंडल करना है हैप्पी रिच वे में, उसके बारे में मेरे थॉट्स आपको बताने वाला हूं। सो लेट्स dwell into the 9 positive factors which will affect Indian markets in positive way in coming times. Number 1, robust GDP growth. So आपको समझना पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ होगी, ऑटोमेटिकली इंडियन मार्केट उसके साथ चलेगा। दुनिया के कोई भी मार्केट में आप देखिए जहां पर भी जीडीपी ग्रोथ आई है वहां पे इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा चला है। सो इक्विटी मार्केट्स के रिटर्न्स जनरली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के साथ चलते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में लास्ट 25 साल में आप देखो तो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 12-13% से हुआ है, और निफ्टी ने भी 12-13-14% के आसपास रिटर्न्स दिए। सो अगर जीडीपी ग्रोथ आएगी ऑटोमेटिकली मार्केट उसके साथ चलेगा। सो इंडिया का जो FY26 का प्रोजेक्शन है फॉर जीडीपी ग्रोथ इज 6.5, और उसमें अगर आप इन्फ्लेशन मिला लो तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 10-11% के पास आएगा, और उतने रिटर्न्स बन सकते हैं आने वाले टाइम में कंपेयर टू पियर्स लाइक चाइना, ब्राजील, जहां पे जीडीपी ग्रोथ बहुत सबड्यूड है। सो इंडिया ये बहुत बड़ी इकोनॉमी इतने फास्ट पेस से ग्रो होने वाली है। सो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग। सो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट्स आर द स्लेव्स ऑफ अर्निंग। सो जितना ज्यादा कंपनियां प्रॉफिट करेगी ऑटोमेटिकली आपको मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा पॉजिटिव वे। सो लास्ट साल में जब भी जनरल इलेक्शंस आए थे उसके बाद एवरी क्वार्टर धीरे धीरे स्टैग्नेंट हुई थी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स डिक्लाइन होने लगी थी थोड़ी थोड़ी। लेकिन फॉर FY26 अर्निंग एस्टिमेट्स आर अराउंड 13%, और FY27 अर्निंग एस्टिमेट्स आर अराउंड 15%, जो कि बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। सो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इन कमिंग टाइम्स फॉर इंडियन मार्केट। नंबर 3, डिमांड ड्रिवन गवर्नमेंट पॉलिसी। सो इसका सिंपल मतलब क्या है, जो लास्ट बजट था उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीव्स दिए। सो अगर आपका इनकम 25 लाख के अंदर है सो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज का टैक्स सेविंग होने वाला है करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका। वैसे ही अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का इनकम 25 लाख के आसपास है तो आप समझ लीजिए सालाना 2 लाख रुपीज बचेंगे। सो ये 2 लाख रुपीज कहाँ पे जाएंगे, कंजम्पशन में जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में जा सकते हैं, ऑफ कोर्स लोन रिपेमेंट्स में जा सकते हैं। सो इसका बॉटम लाइन ये है, ये जो पैसा बचने वाला है टैक्स के मार्फत उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आने वाला है। सो टैक्स ब्रेक्स आर वन ऑफ द थिंग्स। आप देखोगे गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया है। सो उसका भी गवर्नमेंट इंप्लॉइज के सैलरी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी वस्तुओं की, जैसे कार की डिमांड बढ़ सकती है, हाउसेस की डिमांड बढ़ सकती है। सो ये सब पॉजिटिव है। प्लस आप देखोगे पॉलिटिक्स में क्या चालू है, एवरी स्टेट में इलेक्शन जीतने के लिए फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं। सो फ्रीबीज मैं इसको नहीं कहूंगा, पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट पैसे जो ट्रांसफर हो रहे हैं समाज के जो लोअर तबका है उसमें, सो उससे कंजम्पशन के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है।
सो ये जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट के, वो दिखा रहे हैं कि आने वाले टाइम में डिमांड बहुत बढ़ सकती है। डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली आपको उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इक्विटी मार्केट्स में दिखेगा। नंबर 4, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट्स। सो आपने देखा होगा फेब्रुवरी के बाद 2 बार इंटरेस्ट रेट कट किया है आरबीआई ने, और पोटेंशियल जो कमेंट्री रहती है आरबीआई के गवर्नर की, यही बता रही है कि आने वाले टाइम में 1-2 रेट कट्स और आ सकते हैं। सो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंजम्पशन के ऊपर कैसे आ सकता है, जैसे कि अगर आप होम लोन रीपे कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए उसका इंटरेस्ट रेट 9% चालू था जनवरी 2025 में, अगर रेट कट के वजह से अगर 9% से वो 7% आता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, तो 2% इंटरेस्ट रेट कट से आपका ईएमआई ड्रास्टिकली नीचे आएगा। सो जो पैसे बचेंगे वो ऑटोमेटिकली उसका कंजम्पशन बढ़ने में यूटिलाइज हो सकते हैं। सो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आएगा। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने दिया है, इसका मॉनेटरी ईजिंग का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी होता है। सो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है फॉर इंडियन इकोनॉमी। नंबर 5, गोल्ड एप्रिसिएशन। सो लास्ट 5 साल में गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सो मैं ऐसे कहता हूं, म्यूचुअल फंड के मैनेजर से बेटर फंड मैनेजर हमारे घर की जो लेडीज होती है वो होती है, क्योंकि गोल्ड उनके पास सबसे ज्यादा है। सो गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। सो ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएट हुई है इंडियन हाउस होल्ड्स में। सो जब भी वेल्थ क्रिएट होती है कोई भी हाउस होल्ड में, सो जनरल थॉट प्रोसेस क्या होता है कि मैं मेरा लाइफस्टाइल अपग्रेड करूं। अगर मेरे पास मारुति की गाड़ी है, शायद मैं बेटर 15-20 लाख की बड़ी गाड़ी खरीदूं। सेम वे अगर लाइफ अपग्रेडेशन होगा, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में समझो एसी नहीं है तो मैं एसी लगवाऊंगा, अगर मेरे बेडरूम में एसी है तो मैं हॉल में भी एसी लगवाऊंगा। सो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ता है जब भी हाउस होल्ड्स में ये फीलिंग आती है कि हमारा इनकम बढ़ रहा है, हमारी वेल्थ ग्रो हो रही है, साथ में लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता है। गोल्ड के प्राइस अप्रिशिएट होना ये एक बहुत साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडियन हाउस होल्ड के कंजम्पशन के ऊपर और इनवेरेबली इंडियन इक्विटी मार्केट्स के ऊपर। नंबर 6, डिक्लाइनिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। सो इंडिया पाकिस्तान वॉर वगैरह ये सब चालू था लास्ट वीक में, उसके पहले पहलगाम का अटैक हुआ, सैड अटैक हुआ, उसके बाद यही चर्चाएं थी कि क्या वॉर होगा नहीं होगा, उसके 1 महीना पहले ट्रम्प टैरिफ वॉर के बारे में बात चालू थी। ये सब में मीडिया ने और बहुत सारे लोगों ने एक पॉइंट मिस आउट किया कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो $95 पर बैरल से अप्रोक्सीमेटली $63 पर बैरल पे आए हैं। अगर आप इंडियन मार्केट्स को ट्रैक करते हो फॉर लास्ट 10-15-20 ईयर्स, सो हमारा प्रॉब्लम हमेशा क्रूड ऑयल रहा है, क्योंकि हम 70% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सो जैसे ही उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंक्रीज होती है, ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया में कम हो जाती है। सो ये जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन आया है, शार्पर डिक्लाइन आया है, वो डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडिया की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। और जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट्स में मैंने बताया है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अर्निंग्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इक्विटी मार्केट्स में उसका दिखेगा। नंबर 7, फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट। सो 2 महीने पहले मार्च अप्रैल में बातें चालू थी ट्रम्प टैरिफ वॉर, और इसमें कौन से कंट्री के ऊपर टैरिफ लगेगा, ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, इसके ऊपर मार्केट बहुत वोलाटाइल था, दुनिया के मार्केट्स वोलाटाइल थे। सो एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू निगोशिएट टर्म्स विद बड़े कंट्रीज। सो जैसे इंडिया का यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी के लिए उसका। यूएस के साथ निगोशिएशन चल, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इंडिया के एक्सपोर्ट्स में कॉम्पिटिटर कौन है, वियतनाम है, चाइना है, बांग्लादेश है। सो अगर यूएस के साथ दूसरे कोई कंट्री का अग्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ और इंडिया का अग्रीमेंट उससे कम टैरिफ में हुआ, तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है। सो दूसरे का नुकसान, ये अपना प्रॉफिट है। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि इंडिया का यूएस के साथ अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट होता है, और अगर ऐसा होता है तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा इक्विटी मार्केट्स के ऊपर। जैसे
9 अप्रैल को जैसे ही ट्रम्प ने 90 डेज का डिफरमेंट दिया रेसिप्रोकल टैरिफ्स के ऊपर, कैसे इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट 15% की वन वे डायरेक्शन में रैली की है लास्ट 30-40 डेज। नंबर 8, पॉजिटिव मानसून फोरकास्ट। ये साल में अबव एवरेज मानसून रहने वाला है, ऐसा हवामान खाते का प्रेडिक्शन है। अगर वैसे होता है, ऑटोमेटिकली जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो बढ़ेगा, और जो इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है, मतलब जो समाज का जो निचला वाला तबका है, उनके हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ेगा। सो ये बहुत पॉजिटिव होता है इंडियन इकोनॉमी के लिए मानसून का अच्छा रहना। नंबर 9, रिन्यूड एफपीआई इनफ्लोज। सो अगर आपको पता होगा, फ्रॉम सितंबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक एफआईएस कंटिन्यूअस सेलर्स थे। रीजन बताया जा रहा था क्योंकि यूएस में बॉन्ड डील्स ऑलमोस्ट 5% को टच किए हैं। सो कोई यूएस का नागरिक क्यों रिस्क लेगा इंडिया जैसे मार्केट में इन्वेस्ट करने का, अगर उनको 5% गवर्नमेंट ऑफ यूएस ही दे रही है। तो ये एक रीजन था, और भी 2-3 रीजन थे, मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में वो टाइम पे डाले हुए थे। लेकिन ये अभी रिवर्स हुआ है, और अप्रैल के बाद आप देखोगे तो एफआई नेट बायर्स है इंडियन मार्केट में। अगर एफआईएस नेट बायर्स रहे तो लार्ज कैप में बहुत बड़ी रैली आ सकती है। सो ये भी एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है गोइंग फॉरवर्ड फॉर इंडियन मार्केट। सो ये जो मैंने 9 पॉइंट्स आपको बताए, ये एक पॉजिटिव पिक्चर पेंट कर रहे हैं फॉर कमिंग टाइम्स, एटलीस्ट फॉर 2-3 इयर्स फॉर इंडियन मार्केट। अभी हम दूसरा साइड भी देखते हैं। इन्वेस्टिंग में मैं हमेशा मेरे इन्वेस्टर्स को कहता हूं, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास एक सवाल का जवाब होना चाहिए कि अगर कोई अनफोर्सीन रीजन से मार्केट नीचे आता है, जैसे 12 फरवरी 2020 को किसी को नहीं पता था कोविड के वजह से इंडियन मार्केट 40% ड्रॉप होगा। सो वो टाइम ऑल टाइम हाई चालू था निफ्टी में, लेकिन नेक्स्ट 40 डेज में ऑलमोस्ट 37% फॉल आ गया निफ्टी में। सो अनफोर्सीन रीजन था। सो अनफोर्सीन रीजन की वजह से अगर मार्केट नीचे आता है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या आपका असेट अलोकेशन राइट प्रोपोर्शन में है। सो कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। सो मैं अभी आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो शायद निगेटिव पिक्चर पेंट करे इंडियन इक्विटी मार्केट्स के बारे में। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट क्रैश प्रेडिक्ट कर रहा हूं, लेकिन कोई अनफोर्सिन रीजन के वजह से मार्केट क्रैश होता है, आपके पास जवाब होगा अगर ये 5 पॉइंट्स आपने अच्छे से ध्यान से सुन लिए तो। नंबर 1, वैल्यूएशन कंसर्न। आज भी आप देखोगे तो स्मॉल एंड मिड कैप्स में ओवर वैल्यूएशन है। उसका रीजन है 2020 के बाद जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़े हैं, स्मॉल एंड मिड कैप्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सो जनरल जो नया इन्वेस्टर होता है उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है कि पास 3 साल 5 साल के रिटर्न्स में देखो, जहां पे रिटर्न्स बन रहे हैं वहां पे पैसे डाल। उसके वजह से क्या हो रहा है कि स्मॉल और मिड कैप्स में बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं, और उससे ओवर वैल्यूएशन होते जा रहा है। सो बहुत सारे पॉकेट्स में बहुत ओवर वैल्यूएशन है इंडियन मार्केट। लार्ज कैप सस्ते हैं क्या? मुझे नहीं लगता है, मेरा जितना नॉलेज है। लास्ट एक महीने में जो रैली आई है निफ्टी में 15% से, सो उससे भी लार्ज कैप सस्ते नहीं लग रहे हैं। सो वैल्यूएशन इज द बिगेस्ट कंसर्न। सो आपका पोर्टफोलियो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में है, कहाँ पे टिल्टेड है। ये जवाब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर ओवर वैल्यूड चीज आपने इन्वेस्ट करके रखी है और कुछ अनफोर्सीन होता है तो बहुत बड़ा डैमेज आपके पोर्टफोलियो को लग सकता है। नंबर 2, ग्लोबल इकोनॉमिकल कंसर्न्स बहुत मेजर फैक्टर है। शायद आने वाले 6 महीनों में आपको इसके बारे में बहुत हेडलाइंस दिखेंगे, जैसे कि यूएस का बॉन्ड यील्ड आज आप देखोगे तो आज भी 4.5% के ऊपर है। तो अगर यूएस का बॉन्ड यील्ड इतना ज्यादा ऊपर रहा, बहुत बड़ी कंसर्न है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यूएस के इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा डेट है। सो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 35-36 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है यूएस के ऊपर, जो कि रिन्यू होने वाला है उसमें से बहुत सारे लोन्स ये साल में। अगर वो 4.5% के ऊपर रिन्यू होते हैं तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट यूएस की गवर्नमेंट कैसे करेगी, बिग कंसर्न है। अगर यूएस का डाउनग्रेड हो गया, रेटिंग डाउनग्रेड, तो उसका निगेटिव इफेक्ट आपको पूरे दुनिया के मार्केट्स के ऊपर दिख सकता है। सेकेंड मेजर रिस्क मुझे जो दिख रही है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जापान का भी बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। सो दुनिया ने 0% इंटरेस्ट पे जापान से पैसे लिए हुए हैं, लेकिन अगर वहां का बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो उसका निगेटिव
इम्पैक्ट दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर आ सकता है। सो ये भी एक बड़ी कंसर्न है। सो हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ट्रम्प टैरिफ वॉर तो अभी चालू है, 90 डेज के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। सो हेडलाइन के ऊपर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 3, एफआईआई वोलेटिलिटी। जैसे मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स में बताया था कि अप्रैल के बाद एफआई के इनफ्लोज इंडियन मार्केट में आना चालू हुए हैं, लेकिन यूएस का बॉन्ड यील्ड आज भी 4.5% से ऊपर है। अगर कंसिस्टेंटली ऐसे ही ऊपर रहा तो शायद एफआई के पैसे वापस जा सकते हैं। और अगर एफआई के पैसे वापस जाएंगे तो आपको थोड़ी तो वोलेटिलिटी इंडियन मार्केट्स में दिखेंगी। सो ये भी कंसर्न आपके ऊपर है। नंबर 4, पॉलिटिकल रिस्क। जब भी वॉर लाइक सिचुएशन, इंडिया पाकिस्तान वॉर, ऐसे जो भी सिचुएशंस आती है उसका निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट करंट गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है। जैसे मैं आपको हिस्ट्री का एग्जांपल दूं, 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था वो टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी का बहुत ज्यादा कौतुक हुआ था वो टाइम पे, लेकिन 1976 के बाद इमरजेंसी लग गई और जब भी नेक्स्ट इलेक्शंस आए तो कांग्रेस को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, महंगाई आई थी ड्यू टू वॉर। सो वॉर जीतना हारना, इसका बहुत निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर आता है। सो मुझे पॉलिटिकल कॉल नहीं लेने हैं, लेकिन ये रिस्क आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, जो करंट गवर्नमेंट है उसकी अगर स्टेबिलिटी हिल जाती है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा दिखने वाला है। सो ये भी आपको ट्रैक करना जरूरी है। अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आपको भक्त नहीं बनना चाहिए। रैशनैलिटी से आपको पॉलिटिक्स देखने आना चाहिए। सो रैशनैलिटी यही कहती है कि अगर ये गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम में आती है, ऑटोमेटिकली निगेटिव इम्पैक्ट आपको इक्विटी मार्केट्स दिख सकता है। नंबर 5, रिटेल इन्वेस्टर बिहेवियर। ये मुझे बहुत बड़ी रिस्क लगती। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। कोविड से पहले म्यूचुअल फंड्स में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स थे। ये मैं अप्रोक्सीमेट नंबर्स आपको बता रहा हूँ। आज आप देखोगे 5 साल हो गए कोविड को और ऑलमोस्ट 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में। सो ये जो 4 करोड़ नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इक्विटी मार्केट्स साइडवेज रह सकता है, बहुत टाइम तक निगेटिव हो सकता है, ये देखा नहीं है। उन्होंने क्या देखा है, म्यूचुअल फंड के स्मॉल और मिड कैप में डालो, 20% 25% सीएजीआर रिटर्न्स निकालो, लेकिन म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग रन में इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे सकते हैं, वो उन्होंने देखा नहीं है। अगर साइडवेज मार्केट रहता है आने वाले 2-3 सालों में, तो ये नए 4 करोड़ इन्वेस्टर कैसे बिहेव करेंगे किसी को नहीं पता है। अगर निगेटिवली बिहेव करते हैं, इसका निगेटिव इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट के ऊपर आ सकता है। ये पार्ट का इंटेंशन आपको डराना या मार्केट के ऊपर निगेटिव कॉल लेना नहीं है, तो आपको जागरूक करना, क्योंकि अगर आप जागरूक इन्वेस्टर हो तो ही आपका इन्वेस्टिंग जर्नी हैप्पी रिच बन सकता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। गिवन द मिक्स सिग्नल्स, आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होनी चाहिए, मेरे उसके ऊपर थॉट्स क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपको डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई मतलब 10-15 म्यूचुअल फंड्स के स्कीम लेना नहीं होता है। डाइवर्सिफाई का मतलब ऐसा होता है, आपके ज्यादा से ज्यादा असेट्स ऐसे चीज में होने चाहिए जो सस्ती है। अभी प्रॉब्लम ऐसा है, करंटली आप देखोगे तो डेट, इक्विटी, गोल्ड, तीनों असेट क्लासेस एक्सपेंसिव है। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। आप तुरंत बैठिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। क्या आप 100 रुपए की चीज जिसका वैल्यूएशन 100 रुपया है वो 200 रुपए में लेके बैठे हो? अगर ऐसा है, अगर मार्केट में निगेटिव ट्रिगर आता है तो बहुत डैमेज का सामना आपके पोर्टफोलियो को करना पड़ सकता है। डाइवर्सिफाई का मतलब, वापस मैं रिट्रेट करता हूँ, सस्ते वाली चीज में आपके ज्यादा असेट्स होने चाहिए, महंगे वाले चीज में आपके कम असेट्स होने चाहिए। ये आप जरा फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के रिव्यू कीजिए आपका पोर्टफोलियो। नंबर 2, फोकस ऑन क्वालिटी ग्रोथ। क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टिंग का स्टाइल होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी क्वालिटी कंपनियां हैं, जैसे जिनके रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा है, डेट जीरो है या फिर बहुत मिनिमल है, जिनके अर्निंग्स बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जब भी ऐसे टाइम होते हैं, जब भी मार्केट, इक्विटी मार्केट एक्सपेंसिव है, ऐसे टाइम पे क्वालिटी कंपनियों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा असेट्स रखोगे
तो क्या होता है, अगर कोई अनफोर्सिन निगेटिव ट्रिगर आ भी गया तो ऐसी कंपनियां कम करेक्ट होगी और रिकवरी में बहुत फास्ट रिकवर कर जाएगी। सो क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर 3, सेक्टोरल अलोकेशन क्या है। अगर आप डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके बैठे हो, पीएसयू सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके बैठे हो, तो शायद आप 100 रुपए की चीज 200, 250, 300 में लेके बैठे हो। अगर करेक्शन आता है तो इसमें आपको डैमेज दिखेगा। जैसे सितंबर 2024 में जो करेक्शन आया था वो कौन से सेक्टर में आया था? पीएसयूज में ज्यादा आया था, डिफेंस स्टॉक्स में ज्यादा आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में आया था। इसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। नंबर 4, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। आज के टाइम पे जो 4 करोड़ नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का कितना है मुझे नहीं पता, क्योंकि लास्ट 4-5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं। सो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है निगेटिव रिटर्न्स बनते हैं इक्विटी मार्केट्स में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं आपको बताऊं तो 1992 से लेके 2002, 10 साल तक सेंसेक्स साइडवेज रहा था। ऑफ कोर्स बीच में 10 साल में नीचे ऊपर भी हुआ था, नो डाउट, लेकिन एक ही रेंज में। 2008 के बाद, 2008 से लेके 2013, 5 साल तक मार्केट साइडवेज रहा। सो साइडवेज मार्केट, निगेटिव मार्केट, इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ये मार्केट का नेचर होता है, जो नेचर लास्ट 4 साल में नहीं दिखा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर। अगर आपका बिलीफ है लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनेंगे। ऐसे ही सब टॉपिक्स के ऊपर मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ और मेरी एक कम्युनिटी है हैप्पी रिच सीक्रेट्स नाम की। मैं फ्री वेबिनार्स भी लेता हूँ जो जल्दी ही मैं चालू करने वाला हूँ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरी हैप्पी रिच सीक्रेट्स नाम की व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो फाइनल थॉट्स, इंडियन मार्केट ऐसे जंक्चर पे है जहां से बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है लेकिन कंसर्न्स भी है। सो ये दोनों का मिश्रण अगर आप अच्छे से समझ के इन्वेस्ट करोगे, आपका इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत हैप्पी रिच हो सकता है। ये मेरे थॉट्स हैं आज के मार्केट कंडीशंस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।